Good morning class. We have completed our first poem. हमने अपनी पहली फर्स्ट जो पोएम है माय मदर एट 66 composed by Kamala Das and we have not completed question answers yet. हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स इसमें नहीं आते हैं. आप लोग को मैं बार बार ये वर्ड्स बोल रही हूँ कि शॉर्ट आंसर्स आपको नहीं आते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, वो भी एक्सट्रैक्ट दिया होगा जो पोएम का स्टैंजा है वो आपको दिया होगा. उसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन जो भी बोलोगे वो आपको करने रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर. तो हमें उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है. हमें शॉर्ट आंसर जो सीबीएसई वाले करते हैं वो नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें सिर्फ शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लेकिन वो हमारे यूज के नहीं है. अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मगर वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं. हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि एक स्टेंजा दिया गया होता है, उसको स्टेंजा को आप रीड करेंगे और उस स्टेंजा के बेसिस पे ही आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 2-2 मार्क्स के, जो कंटेंट करता है 6 मार्क्स. सो हम आज करेंगे माय मदर एट 66, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हम लोगों का स्टेंजा है. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. ड्राइविंग फ्रॉम माय मदर्स पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. ये एक स्टैंजा जिसमें हमें स्टार्टिंग में पोएट ने सिर्फ इतना बताया है कि जब मैं अपने, क्योंकि ये कोचिंग में काम करती थी और जब ये अपने पेरेंटल होम यानी केरला मालाबार से जब ये वापस जा रही थी कोचिंग के लिए, तो एयरपोर्ट पे इनकी मम्मी इनको छोड़ने के लिए गई थी जो उनके बिल्कुल बाजू वाली सीट पे बैठी थी. और जब उन्होंने उनको देखा तो वो बहुत दुखी हो गई. क्यों दुखी हो गई? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही डल और बहुत ही ऐसे लग रही थी जैसे कोई लाश बैठी हो, लाश रखी हो. तो वो बहुत घबरा गई और अंदर से उनको बहुत पेन उठा. तो उस ये स्टेंजा के बेसिस पे जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए रीड करूंगी. वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू. ये हम लोगों के आप अगर आपके पास राजीव प्रकाशन है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. वेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू, वो कहाँ ड्राइव करके कहाँ जा रही थी. वेयर वाज शी गोइंग, शी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट, बैक टू कोचिंग हर वर्क प्लेस. पेरेंटल होम से वो वापस अपने वर्क प्लेस पर जा रही थी. Why was her mother's face looking like that of corpse? Corpse का मतलब होता है कोई डेड बॉडी, कोई लाश. तो उसकी तरह क्यों लग रही थी? क्योंकि जब उसने उसे देखा, when she saw her, what she saw कि she has no glow. पेल का मतलब होता है बिल्कुल डल. She was looking so dull, nearly lifeless. उसके अंदर कोई जान नहीं है ऐसा लग रहा था. सो हर फेस लुक लाइक ए कॉर्प्स, क्योंकि जब शरीर में अगर जान नहीं है तो बहुत डल हो जाता है शरीर और ऐसा लगता है पता नहीं ये व्यक्ति जीवित है भी या नहीं. तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो है व्हाट डिड द पोएट नोटिस ऑफ हर मदर. अपनी माँ के बारे में उन्होंने क्या नोटिस करा. नोटिस का मतलब होता है क्या ध्यान से देखा. अपनी माँ को उसने जब देखा तो क्या देखा कि शी वॉज स्लीपिंग इन ए मोड ऑफ स्लीपिंग. जैसे हम लोग अगर नींद आ रही हो तो हम लोग कैसे बिल्कुल शांत हो जाते हैं और हमारी आंखें बंद होने लगती है और हम लोग जो है बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, किसी से बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, हम लोग डल हो जाते हैं. ऐसे ही उन्होंने उसको देखा कि उसकी जो मुंह है वो खुला का खुला है, क्योंकि जब इंसान बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो उसका अपनी बॉडी के ऑर्गेन्स के ऊपर, अपनी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है. अब हम लोग जो है अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं वो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा मुंह खुला है, वो अपने आप उनका मुंह खुल जाता है. और हर फेस लुक्ड लाइक ए कॉर्प्स,
शी सडनली रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड। जब उसने ये देखा कि ये सब कुछ क्वालिटी, तो उसको एकदम से रियलाइज हो गया कि इसका मतलब मेरी मम्मी अब बहुत बुजुर्ग हो गई है, और ये जो चीज थी उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। What was the realization painful? Sorry, why was the realization painful? क्यों उसको लग रहा था painful है realization? The realization that mother had grown very old was painful because it brought with it the distressing thought that she was also nearly her death. जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं उनको हर वक्त एक डर सताया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि अब ये जो है कूच करने के यानी वापस जाने के कगार पर बैठे हैं, क्योंकि अब डेथ इज वेरी नियर टू हर। जो इंसान इस जगत में आया है वो इंसान इस जगत से एक ना एक दिन जाएगा, और अगर वो अपनी फुल लाइफ जी के और ओल्ड एज में आ जाता है तो ओल्ड एज में उसके सामने एक वो रहता है कि एनी टाइम द डेथ कैन कम, दैट स्पिरिट कैन कम एंड टेक मी। कभी भी मेरे पास यमराज आएगा और मुझे ले जाएगा, और यही उनको अपने लिए इतना दुख नहीं रहता, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं, पोता पोती होते हैं, उन लोगों को ये फिक्र रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मम्मी या हमारे फादर जो है हमारे से दूर चले जाए। इसीलिए जो पोएट है उसको भी वही दर्द सता रहा था, और वो ये सोच रही थी, एक उसके दिमाग में डिस्ट्रेसिंग पॉइंट था कि उसको लग रहा था क्योंकि उसकी मम्मी अब नियर टू डेथ है, वो डेथ के बहुत करीब आ चुकी है। Whose cruel hands would separate the poet from her mother? और यमराज जो है उसके क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, है ना, निर्दयी हाथ जो है उसको उसकी माँ से जो है दूर कर देंगे। तो ये पेन, ये रियलाइजेशन था, पेनफुल रियलाइजेशन था उसके लिए, तो वो जो है बहुत इस चीज से लेकर अपसेट थी। एक और क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टैंजा। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिगर ऑफ स्पीच जो होती है, जो पोएटिक डिवाइस भी जिसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक पोएम में जो है ना दो मीनिंग छुपी होती है। एक मीनिंग होती है सरफेस मीनिंग और एक मीनिंग होती है डीप मीनिंग। सरफेस मीनिंग का होता है कि जैसे जैसे से ऊपर ऊपर का बता रहे हैं वैसा वैसा आपको एक्सप्लेन कर दिया, और एक होती है डीप मीनिंग, कोई चीज किसी से कंपेयर करी जाती है, कोई चीज किसी के लिए यूज करी जाती है, तो उसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सिमिली है फिगर ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, अगर आप स्टैंजा में देखेंगे तो वो अपनी मम्मी को किससे कंपेयर कर रही है, कॉर्प्स से। कॉर्प्स क्या होती है, लाश, है ना। अब उसकी माँ तो जिंदा है, मगर एक लाइफलेस बॉडी से वो अपनी मम्मी को कंपेयर कर रही है, क्योंकि वो क्वालिटीज उसमें जो है दिखाई दे रही है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सिमिली। सिमिली की डेफिनेशन क्या है, टू लुक लाइक सिमिलर टू अनदर, उसमें कोई क्वालिटीज सेम होगी। अगर हम लोग कहेंगे शी इज जस्ट लाइक शी इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, है ना, तो वो फ्लावर से उसको कंपेयर करा है। उसी तरह से पोएट ने जो है अपनी मम्मी को एक निर्जीव शरीर से, मृतक शरीर से कंपेयर करा है, और जब ये कंपैरिजन होता है तो उस कंपैरिजन को कहते हैं सिमिली। पोएटिक डिवाइस का नाम है सिमिली। दूसरा स्टैंजा हम लोग देखेंगे, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीडिंग। ये एक दूसरा स्टैंजा है, आउट ऑफ देयर होम्स। नेम द पोएम एंड द पोएट। आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आप पोएम पढ़ रहे हैं, जितने भी पोएम आपके सिलेबस में है, वो पोएट और पोएम का नाम आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब आप पोएम के स्टैंजा को रीड करेंगे तो आपको एकदम से माइंड में आना चाहिए कि ये स्टैंजा किस पोएम का है। ये स्टैंजा जो है कीपिंग क्वाइट का है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी का है, या फिर द मदर, माय मदर एंड 60, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमेशा आता है, क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट इज द
नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द पोइट्री। तो इसमें पोएट कौन है? कमला दास। एंड पोएम का नाम क्या है? माय मदर एट 66। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज? हाउ डिड शी फील? द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वाज गेटिंग ओल्ड एंड वाज नियरिंग हर impending death। यानी इतना भारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है कि वो उनकी मम्मी शी वाज गेटिंग ओल्ड एंड इट वाज ड्यू टू द ओल्ड एज शी वाज नियर टू डेथ। शी वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर, द सेम फियर व्हिच शी यूज्ड टू फेस इन हर चाइल्डहुड। बचपन से ये उसके मन में आता है कि मेरी मम्मी मुझसे अलग ना हो जाए, जुदा ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि वे क्रूअल हैंड्स ऑफ द दैट स्पिरिट वुड टेक हर अवे, वो निर्दयी हाथ उनके जो है लेके ना चले जाए। तो ये जो फियर था वो उनके दिल में हमेशा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी डू देन? अब वो कुछ कर सकती है क्या इसमें? क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है कि जो इस संसार में आया उसको एक दिन इस संसार से वापस जाना है, ये कुदरत का नियम है। तो वो कुदरत ने क्या कहा है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती, इंसान उसमें बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। तो अगर उसने क्या करा, वो जो थॉट था उसको अलग हटा, तो उसने क्या करा, द पोएट एट वंस टर्न हर फेस अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटी। ये जो कड़ू सत्य है इससे अपने माइंड को हटाकर उसने क्या करा, विंडो से बाहर देखने लगी और अपने माइंड को जो है उन सब चीजों से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड? भाई दुनिया में उसने और क्या नोटिस करा? शी नोटिस्ड ट्रीज स्प्लिटिंग बाय, यानी ये एक ऐसा दर्शा रहा है कि जब हम ट्री को देख रहे हैं, छोटी छोटी जो ट्रीज होती है उसके अंदर से जो स्प्रिंग सीजन में जो कल्ले फूटते हैं और वो जो है नई ब्रांचेस को जन्म देती है। शी ऑल्सो सो ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चे जो ग्रुप में अपने बाहर निकल रहे, खेल रहे, अपने आप को जो है मस्ती में मस्त है, तो उन सबको देख रही है जो अपने घरों से निकल निकल के आ रहे हैं और खूब झुंड में इकट्ठा होकर खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें जो है लाइफ को दर्शाती है कि लाइफ जो है कभी खत्म नहीं होती, लाइफ खत्म नहीं होती है। पेड़ जब ऊपर 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 चढ़ता है तो पेड़ में से जब कलियां फूटती हैं, फूल खिलते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं और दूसरे फूल खिलते हैं, यानी जीवन जो है कभी अंत नहीं होता है, वो जीवन जो है चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और वो लाइफलेस हो जाती हैं और समय के बाद में वो नीचे गिर जाती हैं, मगर इससे पेड़ जो है वो टकला नहीं हो जाता, पेड़ जो है बिना पत्तों का नहीं रहता, पेड़ में नई नई पोकलें फूटती हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं। इस तरह से ये जीवन जो है चलता रहता है, जीवन रुकता नहीं है। किसी के मरने से, किसी के जीने से जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चक्र बनाया है ईश्वर ने, जो ये लाइफ सर्कल बनाया है, इसमें बहुत सारे मरेंगे, बहुत सारे लोग पैदा होंगे और ये ऐसा ही चलता जाता है। तो ये इस वाक्य से, इस जो स्टेंजा के इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि द लाइफ विल बी रिमेनिंग, लाइफ विल ऑलवेज रिमेन इन द व्हाट इट कॉल्ड, हमारी जो एनवायरनमेंट है इसमें लाइफ हमेशा है ना। और जब हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग जो है बहुत डल है, एक बुजुर्ग जो है वो बहुत ऐसा जीवन हो गया उसका कि बिल्कुल लाइफलेस हो रहा है, उसी समय जो है एक नए जीवन जो है बहुत मस्ती में है। छोटे छोटे बच्चे जो है घरों से निकल के आ रहे हैं और बहुत मस्ती में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो कुदरत का एक और नियम पेश आता है कि जब इंसान जन्म में आता है तो उसके अंदर खूब एनर्जी होती है, खूब जील होती है, एंथुसियास्टिक होते हैं वो लोग और खूब घूमते फिरते मस्ती करते हैं, लेकिन समय के साथ 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 फिर वो क्या होता है, बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर और बड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ऐसे ऐसे होते होते वो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो ये एक लाइफ सर्कल है। अब यहाँ पर
स्टेंजा। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है? देखो, एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज करी है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन, पर्सोनिफिकेशन पर्सन को जो स्पेसिफाई करती है, लेकिन कोई भी इंसान को, निर्जीव इंसान को जीवन वाला क्वालिटी अगर दी जाती है तो वो हो जाती है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्सोनिफिकेशन में क्या है, ट्री स्प्रिंगिंग। ट्री को क्या करा है, एक नए जीवन से दर्शाया गया। वो जीवन जो बच्चों में है और उसको से कंपेयर करके वो जीवन जो बच्चों में है वो अस्तित्व का ट्री से कंपेयर करा है, यानी कि निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु से कंपेयर करा है। इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड हम लोग एक्सट्रैक्ट देखते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वेरी पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग my childhood fear, but all I said was see you soon amma, and all I did was smile and smile and smile. What was the poet's childhood fear? क्या था उसका childhood fear? childhood fear यानी बचपन से जो उसके अंदर एक भय था, वो क्या था? वो एक insecurity थी of losing her mother. The childhood fear was a insecurity of losing her mother. अपनी माँ को खोने का जो बचपन से उसको दर्द था वो इसमें दिखाया गया है ना। पोएट इस बात से बहुत परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ को खो दूं, फिर मैं अपनी माँ को कभी देख नहीं पाऊंगी, अपनी माँ को कभी सुन नहीं पाऊंगी और मेरे जीवन में एक खालीपन हो जाएगा कि बिना माँ की हूँ मैं। और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, जैसे सब लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे कि सृष्टि का नियम है कि जो इस संसार में आया उसको जाना है। और जब एक व्यक्ति जब हमारे जीवन से, हमारा बहुत ही प्रिय व्यक्ति जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो अगर हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें उसके बिगड़ जीना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है। दूसरा क्वेश्चन था, What was the poet's parting word? Parting word का मतलब होता है जब वो उससे सेपरेट हो रही है तो उसका आखिरी शब्द क्या था? See you soon, अम्मा। उसको क्या था? See you soon, अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे अम्मा। तीसरा क्वेश्चन क्या था? What is the poetic device used in this line? Now see, what do you mean by poetic device? Poetic device का मतलब होता है figure of speech। या तो फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे या फिर पोएटिक डिवाइस बोलेंगे। आगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमिली। कैसे पता चला सिमिली? क्योंकि उसने अपनी माँ को विंटर्स लेट मून से कंपेयर करा। जैसे कि वो डल है, उसके अंदर जान नहीं है, वो एंथुसियास्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इसका कंपैरिजन उन्होंने क्या करा? विंटर मून से। विंटर में जो चांदनी होती है वो पूरी तरह से छत के नीचे नहीं आती क्योंकि धुंध रहती है ना, वो डलनेस आती है, वो जो रोशनी होती है वो डल होती है, इसलिए उसने उनको विंटर्स मून से कंपेयर करा। Why did the poet smile and smile? वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्यों मुस्कुरा रही थी? Because she wanted to hide her fear from her mother, assuring her and also her mother that they would meet again. वो अपनी जो दुख था, अपना जो दर्द था, पेन जो था, वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी को ये पता चले कि मेरी बच्ची जो है दुखी है। जब एक ओल्ड एज हो जाती है, जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों से कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें कि दुख हो, वो माँ बाप अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते हैं। उसी तरह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो माँ बाप से भी ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते हैं जिससे कि उनको तकलीफ हो, जिससे उनको पेन हो। सो शी वॉज हाइडिंग हर फियर बिहाइंड द स्माइल। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोएम माय मदर एट 66। और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स को आप कंप्लीट करिए। मैं फिर कह रही हूँ, यू हैव टू डू द एक्सट्रैक्ट वेरी केयरफुली, और एक्सट्रैक्ट ही एग्जाम में आएंगे और सेंट्रल आइडिया यू आर नॉट सपोज
लिखेंगे अपनी कॉपी